श्रीनगर में पहले दिन हमारे साथ ये होगा सोचा नहीं था। अपनी इस 30 ड्रीम सिटीज की सीरीज में मैं मन में थोड़ा सा डर लिए और मीडिया की बनाई हुई बहुत सारी गलतफहमी को लेकर पहुंच जाता हूं अपनी सेकंड ड्रीम सिटी श्रीनगर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीनगर में। यहाँ मैं डिसाइड करता हूँ कि ऑटो या टैक्सी से नहीं, पब्लिक बस से अपने हॉस्टल पहुंचेंगे। सच बताऊं तो एक अजीब सा डर मेरे मन में भी था, पर श्रीनगर के लोगों को जानने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो फौजी भाई से बस के बारे में पूछने के बाद मैं चढ़ जाता हूँ अपनी पहली बस में, और भाई ही टूरिस्ट देखते ही सब अपनी सीट मुझे देने लगते हैं, जबकि पूरी बस फुल थी। दूसरी बस के लिए उतरते हैं तो एक अंकल आ जाते हैं और पूरे 10 से 15 मिनट रुककर हमारे लिए बस रुकवाते हैं, जबकि हमने कोई हेल्प नहीं मांगी। श्रीनगर के लोगों का ये हेल्पफुल नेचर देखकर मैं तो भाई एकदम शॉक्ड हो गया। इंडिया में देखे इतने हेल्पफुल लोग मैंने तो पूरी जीवन में नहीं देखे। कुछ देर बाद डल गेट से ऑटो लेकर खूबसूरत सनसेट एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने हॉस्टल में। आज तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आ गई। श्रीनगर में मेरा दूसरा दिन था और अपने हॉस्टल वालों की सलाह से मैं निकल गया आस्थान मार्ग। थोड़ी सी अनटूरिस्टिक जगह है जहाँ से पूरी श्रीनगर का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। आस्थान मार्ग पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पहाड़ पर एक छोटी सी शॉप देखी और हर भले आदमी की तरह मेरे मन में भी वही ख्याल आया, खाएंगे कुछ मैगी वगैरह, चाय पाई पियेंगे। पर वहाँ जाकर तो पता चला कि ये मैगी बनाते ही नहीं। पर वो कहावत है ना, एक ही दिन है कितनी बार जीतोगे, ये बात कश्मीरियों पर 100% जाती है। भाई ने अपनी वाइफ को बुलाया और घर से हमारे लिए स्पेशल मैगी बनवाई। वहाँ बैठे कुछ लोग हमें अपने घर ले जाने लगे खाने के लिए। हाथ पे किस किया? हाँ। कह रही मुझे बहुत प्यारी लगी, तू मेरे साथ चल, तू मेरे घर चल। ट्रैवलिंग सही में आपको दुनिया का एक असली पहलू दिखाती है। हमने श्रीनगर के जन्नत से नजारे देखते हुए मैगी पी ली और वापस जाते हुए कुछ सेब के बागों से जी भर के सेब तोड़े। और शाम होते होते हमें दो ट्रैवलर्स मिल गए जो पिछले 5 सालों से ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी ट्रैवलिंग को फंड करने के लिए शाम में इत्र बेचते हैं। अगर आपको मेरी 30 ड्रीम सिटीज की कहानियों में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों के 30 शहरों को घूमने निकला मैं पहुंच गया हूं अपनी सेकंड ड्रीम सिटी श्रीनगर, जहां पिछले 2 दिनों में कश्मीरियों ने मेरी सोच बदल दी। आज दिन था श्रीनगर की कुछ फेमस जगह घूमने का, तो हम पहुंच गए श्रीनगर के सबसे फेमस मुगल गार्डन देखने, जहां हमें ये अंकल मिले और इस गार्डन का कुछ इतिहास बताया। और ये 12 स्टेप में ये पहाड़ को टेरेस बनाना पड़ा। मुगल गार्डन के फूल देखने के बाद हम निकल पड़े श्रीनगर की वर्ल्ड फेमस शिकारा राइड करने, जहाँ पर हमें ये अंकल मिले और इन्होंने हमें सिखाया कि अपसेलिंग कैसे करते हैं। पहले क्या क्या 500 रुपए में 1500 टोटल। अरे इतने तो मेरी जेब में ही नहीं है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में मैगी खाई। केसर बेच रहे अंकल से थोड़ी सी बेइज्जती करवाई। दिल वाला का दिल बड़ा होना चाहिए, मगर आजकल छोटा करता हूँ। पहली बार इंडिया में फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन देखा। कश्मीरी हुक्का पीते हुए कश्मीरी कावा, फ्रूट चाट, आइसक्रीम सब पेल दी भाई ने तुम्हारे। एंड फाइनली 500 की डील करके 1300 देने के बाद हमारी शिकारा राइड खत्म होती है और श्रीनगर में हमारा तीसरा दिन भी। यार ये कश्मीर के लोग टूरिस्ट से पैसे क्यों नहीं लेते? एशिया की सबसे हाईएस्ट गंडोला राइड का एक्सपीरियंस लेने मैं निकल गया अपनी थर्ड ड्रीम सिटी गुलमर्ग की तरफ। आंखें बंद करके जैसे स्वर्ग को इमेजिन कर सकते हो, कुछ वैसा ही गुलमर्ग का रास्ता है। इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है यहाँ भी रुक जाओ, यहाँ भी रुक जाओ। रास्ते में रेस्टोरेंट देखा जहाँ ज्यादा भूख नहीं लगने के बाद भी हम रुक गए, क्योंकि लोकेशन भाई। नैनो को ठंड से थोड़ा सा बुखार लगता है तो मैं रास्ते में पड़ी इस मेडिकल स्टोर से एक मेडिसिन ले लेता हूँ, पर टूरिस्ट देखकर मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब हमसे पैसा नहीं लेते। पैसे ही नहीं लिए। कर कोई बात नहीं। मतलब इतने अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? बात ये नहीं है कि गोली कितने की आती है, बात ये है कि टूरिस्ट के लिए कश्मीरी दिल कितना बड़ा रखते हैं। तो फाइनली जन्नत जैसे व्यूज देखते देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी थर्ड ड्रीम सिटी गुलमर्ग में। पर हमारे साथ गुलमर्ग में ये होगा ये सोचा नहीं था। एक चाय 3500 रुपए की पड़ जाएगी गुलमर्ग में। ऑल इज वेल। अपनी 30 ड्रीम सिटीज घूमने निकला मैं पहुंच जाता हूँ अपनी थर्ड ड्रीम सिटी गुलमर्ग। गुलमर्ग पहुंचते ही 3500 रुपए देकर हमने एशिया की सबसे हाईएस्ट गंडोला राइड का टिकट ले लिया और भागे अपनी ड्रीम राइड का एक्सपीरियंस लेने। सच बता रहा हूँ गाइस, अभी भी वो नज़ारे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो फाइनली वाव करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी राइड के पहले फेज में। इस राइड के 2 फेजेस हैं, चाहे तो आप एक फेज का भी टिकट ले सकते हो, पर मैंने दोनों फेजेस के टिकट लिए। वो नज़ारे देखकर मेरा तो भाई सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया और तभी मैंने ये रेस्टोरेंट देखा और सोचा भाई इस नज़ारे के साथ एक चाय तो बनती है, फिर चलेंगे सेकंड फेज की तरफ। पर मुझे नहीं पता था कि ये एक चाय मुझे 3500 रुपए की पड़ने वाली है। जैसे ही हम चाय पीकर अपनी सेकंड फेज की राइड के लिए पहुंचे, उन्होंने साफ मना कर दिया और बोले आप लेट हो गए, अब नहीं होगा। आखिरी राइड 4 बजे जाती है। और कुछ इस तरह हमारे गुलमर्ग गंडोला राइड के दोनों टिकट बर्बाद हो गए और इस राइड को पूरा करने का मेरा सपना भी। लो 3:30 बजे से पहले इस पे बैठ जाना। यार ये गूगल मैप शॉर्टकट के चक्कर में मुझे कश्मीर के अनसेफ जोन में ले गया। तो भाई साहब अपनी 4th ड्रीम सिटी पहलगाम जाते हुए रास्ते में सेब का बाग देखा। अच्छा खासा फ्री के सेब तोड़ ही रहा होता हूँ कि तभी ये भाई आ जाते
जाते हैं और बोलते हैं ये अनसेफ जोन है टूरिस्ट के लिए। अनसेफ करार दिया। कहाँ आप यहाँ से आए इस रोड से? हाँ। अंदर वाले रोड से? हाँ। ध्यान से वहाँ पे मिलिटर्स होते हैं। यार सच बता रहा हूँ, मेरी तो फटकर सेव हो गई और अब वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि सेफ रोड काफी पीछे रह गई थी और अंधेरा होने से पहले मुझे पहलगाम पहुंचना था। भगवान का नाम लेकर और गूगल मैप्स को गालियां निकालते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। थोड़ा सा दूर चलकर जब कुछ आर्मी वाले भाई दिखे तो सांस में सांस आई एंड फाइनली आधे घंटे की धक धक कर देने वाली राइड के बाद सेफ रोड पर एंट्री हो गई। रास्ते में पड़े इस एप्पल फार्म से ताजा ताजा एप्पल का जूस पीकर अपनी खोई शक्तियों को वापस लेकर आता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपनी 4th ड्रीम सिटी पहलगाम। और अगर गूगल भाई साहब ने आपका भी कभी ऐसे काटा है तो कमेंट करके जरूर बताना। श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी 4th ड्रीम सिटी पहलगाम। यहाँ सुबह उठते ही अपने होटल के बराबर से जा रही स्ट्रीम में बैठकर यहाँ की खूबसूरती को निहार ही रहा होता हूँ कि तब ये भाई आ जाते हैं कश्मीरी शॉल लेकर और नैना पूरे 1.5 साल की बार्गेनिंग के बाद फाइनली एक शॉल खरीद ही लेती है। थोड़ी देर में हम निकल जाते हैं पहलगाम की सबसे फेमस जगह बेताब वैली। ये वही जगह है जहाँ सन्नी देओल की फेमस मूवी बेताब की शूटिंग हुई थी और वहां जाकर हमें ये भाई मिलते हैं जो बोल नहीं सकते पर इशारे में हमसे हॉर्स राइड पर चलने के लिए कहते हैं और हम निकल जाते हैं बेताब वैली की छोटी सी हॉर्स राइड पर। सच बता रहा हूँ गाइस, उन व्यूज के बारे में मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, जबरदस्त, झकास, एक नंबर। राइड खत्म होती है और भाई को बाय करके मैं निकल जाता हूँ अपनी आज की दूसरी डेस्टिनेशन चंदनवारी की तरफ, जहाँ से हमारे भोलेनाथ जी की अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। और वो रास्ता देखकर बार बार मेरे मुंह से एक ही बात निकल रही थी, इससे खूबसूरत क्या ही हो सकता है। भोलेनाथ ने बुलाया और हम चले आए। तो गाइस बेताब वैली से निकलकर मैं आ जाता हूँ चंदनवारी। ये वही जगह है जहाँ से हमारे अमरनाथ जी की 32 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा तो अभी खत्म हो चुकी थी पर यहाँ आकर जो दिल को सुकून मिलता है ना, उसका कोई जवाब नहीं। ऊपर एक ढाबे में बैठे हुए एक ग्लेशियर वाटर देखा जो सीधा आ रहा है शीशनाग से और यहाँ से शीशनाग पड़ते हैं 12 किलोमीटर। तो फिर क्या, पहुंच गया सीधा वहां और अपनी बिस्लरी को बोला बाय बाय और ग्लेशियर वाटर को हाय। न जाने क्यों पर एक अलग सी खुशी थी यहाँ आकर। तभी इस भाई को देखा कंधे पर इतना सामान लाते हुए। तो इसलिए पहाड़ों पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देते हो तो उसको थोड़ा बड़े दिल से दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान बरकत देता है। ड्यूटी पर तैनात एक फौजी भाई से बात हुई तो पता चला कि इस बार अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी में ह्यूमन बॉडी हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट एंड ड्रोन मॉनिटरिंग एंड 4 लेवल की सिक्योरिटी इन पहाड़ों पर। ये सब सुनकर तो मेरे मुंह से भी निकल गया, वाह मोदी जी वाह। वो कहावत सुनी है, एडिडास ना सही तो एबीबास ही सही। देखो स्विट्जरलैंड जाने लायक तो पैसे हैं नहीं, तो मैं निकल गया मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर बाईसरन। लद्दाख में राइड करने के बाद ना एक अलग ही चूल हो गई है जीवन में एडवेंचर की। जहां भी उबड़ खाबड़ रास्ता मिले चढ़ा दो भाई। कुछ ऐसा ही हुआ कश्मीर में बाईसरन जाते हुए। और मजे की बात यह है यहाँ मैं बाइक पर नहीं स्कूटी पर राइड कर रहा हूँ और इस वैली पर जाने के लिए ज्यादातर लोग हॉर्स राइड करते हैं, ज्यादातर हमें छोड़कर। तो अपने स्कूटर की सारी मर्यादा तोड़ते हुए हम निकल जाते हैं बाईसरन वैली के टॉप पर और बस थोड़ा और करते हुए अब यहाँ तक तो आगे जा ही सकती है, नीचे से फाइनली पहुंच जाते हैं बाईसरन। मजे की बात यह है कि स्कूटी पर आकर हमने पूरे 2000 रुपए बचा लिए। खुशी इतनी थी कि मानो माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हो। यहाँ तक तो कोई लेके नहीं आया, एक बाइक भी नहीं, एक स्कूटी नहीं है। तो आज हम पहले बंदे हैं जो यहाँ पर स्कूटी बाइक लेकर आए। और जैसा कि आपको पता है मैं हजारों बार स्विट्जरलैंड जा चुका हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि बाईसरन है तो स्विट्जरलैंड जैसा ही।